एवरीवन, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है वंशिका और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ एक फुल फ्लेज्ड फास्ट पेस्ड रिवीजन टेस्ट पेपर्स का धमाकेदार सेशन। तो कुछ देर मेरे साथ बने रहिए और अपने सीए फाउंडेशन में 25 के लॉ के पेपर की आरटीपी को चुटकियों में सॉल्व करिए। सो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे रिवीजन टेस्ट पेपर को। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं, साथ ही साथ में हम लोग क्या करेंगे, आंसर्स को डिस्कस करते जाएंगे और हमारे सजेस्टेड आंसर्स जो इंस्टीट्यूट ने दिए हुए हैं हमारे आईसीआई के बीओएस पोर्टल के ऊपर, वहां से उनको क्रॉस चेक करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। राइट, तो सबसे पहले इन्होंने बोला है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लॉज इन द इंडियन लीगल सिस्टम कंसिडरिंग द इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो हमें ये बात पता है कि हमारे इंडियन लीगल सिस्टम, हमारा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में 4 तरीके के हमारे लॉज हैं, जिसमें हमारा एक आ जाता है क्रिमिनल लॉ, फिर सिविल लॉ, उसके बाद कॉमन लॉ और फिर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये 4 तरीके के हमारे लॉज आते हैं, जिसमें क्रिमिनल लॉ जो है वो आपका मर्डर, थेफ्ट, चोरी, डकैती, असॉल्ट, रेप, इन सारी भारी भरकम चीज़ों के बारे में बात करता है और इसी के रिलेटेड पनिशमेंट्स भी हमारे क्रिमिनल लॉ में ही बताई गई हैं। और क्रिमिनल लॉ को हमारे 2 भागों में बांटा गया है। एक है हमारा आईपीसी विच इज़ द इंडियन पीनल कोड और दूसरा है हमारा सीआरपीसी विच इज़ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, है ना। ये 2 हमारी चीज़ें हो गई, जिसमें जो हमारा आईपीसी का सेक्शन है ना, आईपीसी का जो हमारा पूरा कोड है वो आपके नेचर क्राइम पनिशमेंट की बात करता है, जबकि जो हमारा सीआरपीसी है वो उस पनिशमेंट के एग्जीक्यूशन की बात करता है। तो हमारे यहाँ पे 4 तरीके के हमने लॉज की यहाँ पे बात करी। एक हो गया हमारा क्रिमिनल लॉ, एक हो गया हमारा सिविल लॉ, एक हो गया कॉमन लॉ और एक हो गया हमारा नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस, ठीक है। अब हम लोग इसी को एक बार यहाँ से भी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं ताकि हम लोगों को क्लियर हो जाए आईसीआई के बीओएस पोर्टल से भी, ठीक है। तो देखो, क्रिमिनल लॉ को जैसा कि मैंने बताया 2 भागों में बांटा गया है। एक है हमारा आईपीसी और दूसरा है हमारा सीआरपीसी, ठीक है। आईपीसी में हम लोग नेचर पनिशमेंट की बात करते हैं, जबकि सीआरपीसी में उस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है दैट आईपीसी जो है हमारा वो हमारा रॉन्ग्स पनिशमेंट, नेचर एंड पनिशमेंट, जबकि जो सीआरपीसी है वो उस प्रोसीजर के एग्जीक्यूशन की बात करता है। राइट, ओके। उसके बाद फिर हमने बात करी सिविल लॉ की। अब देखो, सिविल लॉ में क्या होता है ना, सिविल लॉ में हम लोग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करते हैं। क्रिमिनल लॉ में तो पूरा प्रोसेस, जो भी आपका कांड हुआ है, जो भी आपकी क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, उसके बारे में डीलिंग होती है। 2 भागों में डिवाइड हो गया, आईपीसी और सीआरपीसी। अब हमारा जो नेक्स्ट है हमारा सिविल लॉ। सिविल लॉ के केस में हम लोग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करते हैं। इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में जो दंगे फसाद, ये सारी चीजें हैं, वो हमारी सिविल लॉ के अंदर आती है। यहाँ पे हम लोग क्राइम या पनिशमेंट के रिलेटेड बात ज्यादा नहीं करते हैं। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कि अगर हमारी कोई डिलीवरी नहीं हुई है गुड्स की तो वो हमारा इस केस में आ जाता है ना। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है तो वो हमारा इस केस में आ जाता है, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। डिस्प्यूट्स बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, सिविल नेचर की चीजें, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, सिविल नेचर है, यहाँ पे आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच है, यहाँ पे आ जाएगा। नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स डिलीवर नहीं हो पाए हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया, सिविल नेचर है, अगेन यहाँ पे वो चीज हमारी आ जाएगी। उसके बाद आता है हमारा कॉमन लॉ। कॉमन लॉ के केस में क्या होता है ना, कॉमन लॉ हो गया आपका, जहां पे हमने बात करी कि जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस देगा, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स डिसीजंस, वो पूरे के पूरे इंडिया पे एज इट इज अप्लाई कर जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, हमने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के बारे में बात करी। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस, राइट। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हमारे यहाँ पे आ जाते हैं और उसी को हम लोगों ने लीगल मैग्जिम यूज करते हुए बोला स्टेर डिसाइसिस। स्टेर डिसाइसिस जो कि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, विच इज द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेर डिसाइसिस, जो कि यही बोलता है टू स्टैंड बाय व्हाट इज डिसाइडेड। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया है, अगर हम उसके ऊपर खड़े उतरेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, लैंडमार्क डिसीजन दिया है, उसी के अकॉर्डिंग फर्दर लॉ चलता आएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टेर डिसाइसिस। एंड
to follow the same principle or judgment established by the previous decisions while ruling a case where the facts are similar or on all four legs with the earlier decision. मतलब पुराने decision के साथ साथ में ही on all four legs with the earlier decision. Right. Next हमारा last हमारा जो law है वो आ जाता है which is the principle of natural justice. यहाँ पे हम लोग ये बात कहते हैं कि जो भी चीज़ आपके लॉ में लिखी है उसके थोड़ा बियॉन्ड जाएंगे. रिटन लॉ के अगर आप आगे जाओगे वो चीज़ आपकी नेचुरल जस्टिस में आ जाती है, जहाँ पे हमने एक और लीगल मैक्सिम की बात करी जिसको हमने बोला है ऑडी ऑल्टरम पार्टम, विच मीन्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. हमने पूरा लॉ पढ़ा, हमने उसमें वेरियस जगह ये चीज़ें देखी हैं कि हमेशा एक जिसके जो भी अक्यूज्ड है उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ज़रूर ही दी जाती है. तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी है ऑडी ऑल्टरम पार्टम, ऑडी ऑल्टरम पार्टम, which is the opportunity hear the other party or give the other party a fair hearing. ठीक है, तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और हमारे 4 लॉज जो कि हमने यहाँ पे हमने इसको पूरा कर लिया. क्रिमिनल, सिविल, कॉमन और नेचुरल जस्टिस को हमने वहाँ से भी क्रॉस रेफर कर लिया और यहाँ से भी मैंने आपको क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दिया. तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, विच इज़ योर क्वेश्चन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, इसको मैं आपको यहीं से एक बार बता देती हूँ कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. सो श्री शिवाई टेम्पल क्या था ना, एक ट्रस्ट थी जिसने ये डिसाइड करा था कि वो अपने टेम्पल की रेनोवेशन करवाना चाहते हैं और रेनोवेशन करवाने के लिए उन्होंने एक बजट भी फिक्स करा था और वो बजट था 5 लाख रुपए का. अब फर्दर क्या हुआ, कुछ और कॉन्ट्रीब्यूटरीज आ गए और उन्होंने बोला कि हम भी टेम्पल बन रहा है, रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, इस अच्छे काम में हम भी भागीदारी लेना चाहते हैं. तो उन्होंने 5 लाख से बजट को कर दिया 7 लाख. तो अभी टेम्पल ने भी डिसाइड कर दिया और अप्रूव भी करवा लिया, बट जब पैसे देने का टाइम आया ना वो लोग वहाँ पे थे ही नहीं. ठीक है, तो अब ये बोलना चाहते हैं कि क्या जो ये टेम्पल है वो उन लोगों को सू कर सकता है क्योंकि उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट को माना ही नहीं है ना, उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया. जो 5 लाख से 7 लाख का उन्होंने अपस्केल करवाया था, इंक्रीज करवाया था 2 लाख का कंट्रीब्यूशन कि हम पैसे देंगे 2 लाख के और आप मंदिर ये टेम्पल ट्रस्ट का बजट रिकन्स्ट्रक्शन का बढ़ा दो. वो पैसे देने के टाइम पे वहाँ पे नहीं थे, है ना. तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन है कि अब बताओ क्या जो टेम्पल ट्रस्ट है वो उन लोगों से पैसे मांग सकती है. यू टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर इन दिस केस. फटाफट से बताएंगे क्या जो हमारी टेम्पल की ट्रस्ट है वो एंटाइटल्ड है उन लोगों से 2 लाख रुपए मांगने के लिए. सो इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन था वो 5 लाख का था, उसको बढ़ा के उन लोगों ने क्या करवाया, 5 लाख से उन्होंने 7 लाख का करवा दिया और पैसे देने के टाइम पे दे वर नॉट देयर, है ना. तो अब देखो इसमें क्या होने वाला है. द बेसिक प्रिंसिपल सेज नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन इसका कुछ एक एक्सेप्शन भी तो था. There was an exception to this case and the case law was केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद. ये केस लॉ हमने पढ़ा था, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद. और इस केस लॉ में हमने यही बात करी थी कि वैसे तो नो कंसिडरेशन का मतलब यही है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आया जैसा कि उन लोगों ने बोला, हमारे जो 7 लाख देने वाले लोग थे. लेकिन उसका एक्सेप्शन ये था कि जब प्रॉमिसी ने प्रॉमिस किया है कि वो कोई लाइबिलिटी इनकर करना चाहता है, ही हैज़ प्रॉमिस्ड दैट ही इज़ गोइंग टू इनकर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ लाइबिलिटी, और वो चैरिटी का केस जैसे कि यहाँ पे था, उस केस में ही विल बी लाइबल टू पे द सम ऑफ मनी इवन दो कंसिडरेशन वॉज नॉट देयर इन द कॉन्ट्रैक्ट. अब आओ इसी चीज को हम लोग यहां से भी वेरीफाई कर लेते हैं. As per section 25 of the Indian Contract Act, an agreement made without consideration is void. No consideration, no contract. General rule तो यही कहता है. However, there are certain exceptions. There are certain exceptions to this rule. If a promisee undertakes the liability on the promise of the person to contribute to charity, there the contract shall be valid even without consideration. और यही हमने देखा था केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद के केस में. So इस केस में आपका क्या हो जाएगा, इस केस में he will be liable. The people, new members who promised to contribute did not turn up.
So on the basis of above facts and provisions, the promise made by the members to contribute is perfectly valid even without consideration. ये हमारा एक एक्सेप्शन था, केस लॉ था, जहां पे हमने गौरी मोहम्मद, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद को कोट करा और यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर लिया. राइट. सो आई होप आप सभी को यहाँ तक ये सब चीज़ समझ में आई होगी. नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑफ, देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है. ये भी आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही क्वेश्चन है. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है. साहिल जो था ना वो प्री ओन्ड कार्स में डील करता था. ठीक है. राजू ने क्या करा, राजू ने अपनी एक्सीडेंटल कार साहिल को बेच दी फ्रॉड करके. ठीक है. साहिल प्री ओन्ड कार्स में डील करता था, राजू वॉज द फ्रॉडुलेंट पर्सन. इसने क्या करा, अपनी कार जो एक्सीडेंटल थी उसको बेच दिया प्री ओन्ड कार्स वाले डीलर को. ठीक है. साहिल कुड नॉट फाउंड आउट दैट द कार वाज एक्सीडेंटल. इसके बारे में साहिल को कुछ नहीं पता था और आगे साहिल ने वही कार किसी और अक्षय को बेच दी जिसको इसके बारे में पता ही नहीं था कि कार एक्सीडेंटल है. कुछ समझ में अभी तक नहीं आया तो मैं आपको ये पूरा फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ कि इस केस में वो कह रहा है. एक बार रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं. टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट वेदर अक्षय वाज एलिजिबल टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड टू क्लेम डैमेजेस फ्रॉम साहिल. देखो अब इस केस में क्या हो रहा है. साहिल जो था, ओके, ही वाज डीलिंग इन प्री ओन्ड कार्स. ठीक है ना, ये प्री ओन्ड कार्स में डील करता था. इसने क्या करा, इसको कार बेची थी किसने, राजू ने, और द कार वाज एक्सीडेंटल. ठीक है ना, हमारी कार जो थी ना वो एक्सीडेंटल थी. तो राजू ने साहिल को एक एक्सीडेंटल कार बेच दी जिसके बारे में साहिल को कुछ भी नहीं पता था. साहिल ने आगे वही कार अक्षय को बेच दी और अक्षय को भी इसके बारे में नहीं पता था कि एक्सीडेंटल कार है. यानी अक्षय हियर वाज द इनोसेंट बायर. अक्षय हियर वाज द इनोसेंट बायर. अब मुझे आप बताएंगे इनोसेंट बायर के केस में कौन सा रूल अप्लाई होता है. इनोसेंट बायर के केस में द इनोसेंट बायर ऑब्टेन्स अ गुड टाइटल इवन दो द टाइटल टू द गुड्स वाज फ्रॉडुलेंट इन द प्रीवियस केस. यानी कि अक्षय हमेशा गुड टाइटल ही ऑब्टेन करेगा बिकॉज ही इज एन इनोसेंट बायर इवन दो पीछे मामला गड़बड़ था. समझ में आया. इवन दो पीछे मामला गड़बड़ था, ये हमेशा गुड टाइटल ही ऑब्टेन करेगा. आओ इसको हम लोग यहाँ से रेफर करते हैं और पढ़ते हैं. देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देयर इज मिस रिप्रेजेंटेशन. अब मुझे एक बात बताओ, मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा था इस क्वेश्चन में या फिर फ्रॉड हो रहा था? इस क्वेश्चन में मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा था. क्यों? क्योंकि फ्रॉड में आपका इंटेंशन होता है टू डिसीव. लेकिन क्या जो हमारा साहिल था जो प्री ओन्ड कार्स को बेच रहा था, क्या उसका इंटेंशन था डिसीव करने का? द आंसर इज नो. उसका कोई इंटेंशन नहीं था. मिस रिप्रेजेंटेशन का केस है, नो इंटेंशन टू डिसीव. इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन देयर इज नो इंटेंशन टू डिसीव. ठीक है ना, देयर इज नो इंटेंशन टू डिसीव. तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं दैट इट इज अ केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन. इट वुड कॉन्स्टिट्यूट मिस रिप्रेजेंटेशन इफ द मेकर बिलीव्स इट टू बी ट्रू बट विच इज नॉट जस्टिफाइड बाय द इंफॉर्मेशन ही पोजेस. साहिल को पता ही नहीं था. ठीक है. सो व्हेन देयर इज ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय पर्सन विदाउट इंटेंशन तो मिस रिप्रेजेंटेशन होता है. और मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में आप डैमेजेस देने को लाइबल नहीं होते हो. आप कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकते हो लेकिन डैमेजेस आप नहीं दे सकते. सो इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन देयर आर नो डैमेजेस. ठीक है, आप डैमेजेस नहीं दे सकते हो, ले सकते हो लेकिन आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो. और यही इन्होंने लिखा है. राजू सोल्ड हिज एक्सीडेंटल कार बाय फ्रॉड टू साहिल और डीलर who owned pre-owned cars. साहिल was innocent about the car.
The car was sold on erroneously believing that the car did not face any accident. Afterward, जब उसको पता लगा तो उसने सफ़र करा. And on the basis of the facts of the case, साहिल had no idea. मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू हुआ था, फ्रॉड के थ्रू नहीं हुआ था. कॉन्ट्रैक्ट आपका बन जाता है voidable at the option of Akshay, that is the innocent buyer. The contract becomes voidable at the option of the innocent buyer. ठीक है, ऑल राइट. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3. राइट, चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. इस क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है. राहुल एक मैन्युफैक्चरर था जूट बैग्स का. उसने कॉन्ट्रैक्ट किया सोनिया के साथ में टू सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर द पर्पसेस ऑफ मेकिंग जूट बैग्स. ठीक है, अब राहुल ने सोनिया को ये बात बता दी थी कि प्रोडक्शन जो है वो जूट बैग्स का 27 जून 2024 से शुरू होगा, इसीलिए इस डेट तक तुम मुझे जूट दे देना ताकि मैं जूट बैग्स बना सकूं. लेकिन सोनिया ने क्या किया, सोनिया ने सप्लाई करा 27 जून को, जबकि राहुल ने उसको बोला था कि मुझे तुम 25 जून तक उन जूट बैग्स को दे देना. So despite telling Sonia that please give me jute bags by 25th June, still Sonia gave the jute, not the jute bags, the jute by 27th June. यानी सोनिया को वो कंडीशन पता थी कि अगर वो जूट बैग्स जूट को 25 जून तक नहीं देती है तो राहुल आगे उन जूट बैग्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा. स्टिल सोनिया ने वो जूट टाइम पर नहीं दिया. ठीक है, अब देखो इन्होंने बोला स्टेट वेदर राहुल कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट. अब सोनिया ने ये बोला कि देखो मैंने तुम्हें लेट जरूर दिया लेकिन मैंने तो तुम्हें जूट दे दिया. मतलब मैंने 25 जून को जो मुझे बोला गया था देने के लिए तब तो मैं नहीं दे पाई बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजंस, लेकिन मैंने ये मेक श्योर किया कि मैं 27 जून को तुम्हें जूट जरूर दे दूं. तो मैंने परफॉर्म कर दिया कॉन्ट्रैक्ट. अब मुझे बता दो क्या करना है. आप मुझे बताइए कि इस केस में आंसर क्या होगा. दिस लिंक्स टू परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सोनिया ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म तो करा लेकिन जिस तरीके से सोनिया को बोला गया था इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए वो सोनिया ने नहीं करा है. आप देख रहे हो, है ना. सो यहाँ पे सोनिया की परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. राइट, तो इसी को अब हम लोग यहाँ से भी देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है. परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस टू द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट को आपको परफॉर्म करना पड़ेगा प्रॉपरली जैसे डिसाइडेड था. और अगर आपको स्पेशल क्लॉज के बारे में बताया गया था और आपने फिर भी फुलफिल नहीं करा तो आप एंटाइटल्ड हो जाओगे उसको रिपेयर करने के लिए. राइट, देखो इन्होंने भी यही बोला है. इन द इंस्टेंट केस ऑन द बेस ऑफ द फैक्ट्स राहुल वाज नॉट गिवन अ प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स. राहुल को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली गुड्स को एग्जामिन करने की. सारा कुछ तो सोनिया कर रही है. राहुल, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ जूट बैग्स, एंटर्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद सोनिया टू सप्लाई जूट बैग्स ऑन द इंस्ट्रक्शंस. क्वालिटी वेरिफिकेशंस करने का भी उसको टाइम नहीं मिला जिसके लिए सोनिया ने स्पेसिफिकली बोला था. ठीक है, देखो तो ये चीज जो है हमारी वो हो रही है. And on the basis of the facts, Rahul was not given a proper opportunity to examine the goods. This cannot be considered as a valid performance by Sonia. Hence, Rahul can avoid the contract entered with Sonia. समझ में आ गया. राहुल इस केस में कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करेगा. क्यों? क्योंकि राहुल को गुड्स को देखने का मौका ही नहीं मिला, प्रॉपरली एग्जामिन ही नहीं करने का मौका मिला. जो एक बेसिक रूल है जो आपको फॉलो करना ही पड़ता है वो आपको यहाँ करने का मौका नहीं मिला. इसीलिए राहुल कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट entered with Sonia. समझ में आ गया. All right. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं विच इज एक्सप्लेन इन ब्रीफ विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द राइट्स एंजॉयड बाय श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर एंड को श्योरिटीज. ये एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है एंड डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस को आप लोग खुद से करना बिकॉज तभी तो पता चलेगा कि आप लोगों की प्रोविजंस पे पकड़ कितनी है ना. तो मैं यहाँ पे अभी सारे केस स्टडी क्वेश्चंस देती हूँ. डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस आप खुद से देख लेना. वेरी इजी डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है. नेक्स्ट,
अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेसर्स जनता मशीन टूल्स एंड कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड विद मेसर्स रुचि ट्रेडर्स टू मेक एंड डिलीवर सर्टेन मशीनरी बाय 31st of July फॉर 15 lakhs। उन्होंने बोला कि आप एक मशीनरी बनाओ और हमें 31st of July तक दे देना 15 लाख की मशीनरी, ठीक है। There was a labor strike in the factory of Janta Machine Tools and it could not manufacture and deliver the machinery to Messrs. Ruchi Traders। मतलब कि उनको जो बोला गया था वो उसको पूरा करने में असक्षम रहे और वो चीज़ नहीं दे पाए। Afterwards, Messrs. Ruchi Traders had to purchase the machinery from another manufacturer for rupees 18 lakhs। यानी 15 लाख की मशीनरी को अब 18 लाख में खरीदना पड़ा। देखो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, ओके। अब इन्होंने बोला और Messrs. Ruchi Traders was also prevented from performing a contract which was made with Shikha Technologies at the time of its contract। अब देखो हो क्या रहा है ना, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप हमको मशीन बना के दे दो, ठीक है, 15 लाख रुपए की। अब उसने क्या किया, उसने उसको मशीन बना के टाइम पर नहीं दी, जिसकी वजह से उसको यही सेम मशीनरी 18 लाख रुपए की खरीदनी पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे उसको सबसे पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हुआ, उसकी वजह से 3 लाख का नुकसान हो गया, ठीक है। साथ ही साथ में क्योंकि ये सब पूरा नहीं हुआ, इसने क्या करा था ना, इसने आगे भी ये है आपका जनता और ये है आपका रुचि। रुचि ने आगे शिक्षा से भी कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ था उस मशीन के बनने के बाद में कि शिक्षा को भी उसे कुछ सप्लाई करना था और ये चीज भी उसकी सवर हुई, जिसकी वजह से रुचि को शिक्षा को कॉम्पेंसेटरी 2 लाख रुपए और देने पड़े, कॉम्पेंसेटरी। तो मतलब कुल मिला के क्योंकि जनता ने रुचि को प्रॉपर टाइम पे मशीनरी नहीं दी, उसकी वजह से एक तो उसको 3 लाख एक्स्ट्रा में मार्केट में जाके उस मशीन को परचेज करना पड़ा, और दूसरा जो उसने शिक्षा के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करा था, क्योंकि अब वो फुलफिल नहीं कर पाएगी, तो एज अ कॉम्पेंसेशन रुचि को शिक्षा को 2 लाख रुपए और देने पड़े। सो कुल मिला के 3 lakhs प्लस 2 lakhs का टोटल लॉस यहाँ पे हो रहा है। तो कुल मिला के 5 लाख का लॉस हो रहा है। दिस क्वेश्चन इज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आपको डैमेजेस पे करनी पड़ती हैं, और हमारी डैमेजेस 2 तरीके की होती हैं। कौन सी डैमेजेस? एक तो हो गया आपकी नॉर्मल और एक स्पेशल डैमेजेस। नॉर्मल डैमेजेस इस केस में है हमारी 3 लाख रुपीज, और स्पेशल डैमेजेस जो कि कॉम्पेंसेटरी शिक्षा को पे करनी पड़ रही हैं, क्योंकि जनता को ये बात पता थी कि अगर वो इसको टाइम पे मशीनरी नहीं देगी तो इसका आगे शिक्षा के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो भी सफर करेगा, है ना। तो उसकी आपकी 2 लाख अलग हो गई। These are your special damages। So कुल मिला के 5 लाख की डैमेजेस पे होंगी, जिसमें से 2 लाख की जो डैमेजेस हैं वो हैं हमारी स्पेशल डैमेजेस, ठीक है। सो ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। इसको एक बार मैं यहाँ से भी वेरीफाई करवा देती हूँ। देखो, कॉम्पेंसेशन can be claimed for any loss or damage which naturally arises in the usual course of events, and in the instant case Messrs. Ruchi Traders sued Janta Tools and Company for recovery of compensation of 3 lakhs, 18 minus 15 lakhs, that is बाजार से जो उसको 3 लाख के महंगी खरीदनी पड़ी वो यहाँ पे आ गया, प्लस 2 lakhs given to Messrs. शिक्षा टेक्नोलॉजीज। ये हो गई आपकी स्पेशल डैमेजेस। समझ में आ गया? राइट, okay. So now we are moving on to the next question, that is distinguish between void contract and voidable contract, which is again a direct theory question। या बहुत easily कर सकते हैं, होमवर्क में आप इसको करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है, अंकित ने लोन लिया था 1 लाख रुपए का फ्रॉम किशोर ऑन द गारंटी ऑफ सुदीप। मतलब अंकित ने किशोर से लोन लिया सुदीप की गारंटी पे, और इंटरेस्ट रेट था 12%। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, और अंकित ने रिक्वेस्ट करके किशोर को बोला कि इंटरेस्ट रेट को 12% से 8% कर दो, एंड ऑल्सो एक्सटेंड कर दो मेरे रीपेमेंट का टाइम, मतलब लोन का रीपेमेंट का टाइम का ड्यूरेशन जो भी है उसको भी एक्सटेंड कर दो। और यही सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो सुदीप के कंसेंट के बिना हो रही हैं।
अब आप मुझे इसमें पार्टीज को फटाफट से आइडेंटिफाई करके दिखाओ, कौन है आपका क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर और श्योरिटी, फटाफट से बताएंगे। Who is the principal, debtor, creditor? So अंकित ने लोन लिया है, यानी अंकित here is what? The principal debtor. Okay, अंकित here is the principal debtor. जिससे लिया है that is किशोर, he is the creditor. Okay, और जिसने गारंटी दी है that person is the surety, which is सुदीप in this case. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब भी whenever there is a variance in the terms of the contract, whenever there is a variance in the terms of the contract, क्या इसकी वजह से ऑटोमेटिक श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है? श्योरिटी को पता ही नहीं है वेरिएंस हो गई इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, एंड श्योरिटी हैज नो आइडिया अबाउट दिस। ठीक है, उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है फ्रॉम हिज लाइबिलिटी टू पे। समझ में आ गया? वही चीज यहां पे भी हमारी अप्लाई हो रही है, और इसको हम लोग अब यहां से देख लेते हैं। देखो, on the basis of the above provisions, surety is discharged as variation is made in a contract of guarantee, है ना? And creditor Kishore extends the time for repayment without obtaining the consent of Sudeep. Surety के बिना consent लिए principal, debtor, creditor आपस में change करें terms of the contract, automatic discharge of the surety happens in such a case, right? ओके, चलो अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ, जहां पे हम लोग राम बिलास यादव, जो एक फार्मर था, उसकी बात करेंगे। दैट राम बिलास यादव इज अ फार्मर एंड अन्ना चिप्स कंपनी अप्रोच्ड हिम एंड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई 100 क्विंटल्स ऑफ पोटैटोज। अन्ना चिप्स कंपनी ने फार्मर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करा कि तुम हमें जो है इतने क्विंटल्स पोटैटो दे दो 1000 पर क्विंटल के ऊपर, और अन्ना चिप्स कंपनी ने पेमेंट जो था वो प्राइस का पहले ही कर दिया, जबकि जो डिलीवरी होनी थी ना वो हमारी 6 महीने बाद होनी थी। ठीक है, बिफोर द टाइम ऑफ डिलीवरी द होल क्रॉप ऑफ पोटैटोज वाज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फ्लड। अब क्या हुआ, डिलीवरी तो हुई नहीं, फ्लड आ गई और क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए, जबकि इनका पेमेंट पहले ही हो चुका है ना? तो क्या आपको इसमें फ्यूचर गुड्स की महक आ रही है? फ्यूचर गुड्स यानी कि ऐसे गुड्स जो कि आपका सेलर जो है वो अक्वायर करेगा आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज डन, यही होते हैं हमारे फ्यूचर गुड्स, है ना? उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब क्या हुआ, चिप्स कंपनी ने बोला कि तुम हमारे पैसे हमको वापस कर दो, जबकि अन्ना जो ये राम बिलास यादव जो था उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे पैसे क्यों तुम्हें वापस दें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका था, ओनर ऑफ गुड्स के तुम बन चुके थे, जो गुड्स का टाइटल था वो हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके थे, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या एक कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एक अग्रीमेंट टू सेल के बराबर होता है? The answer is no. An agreement to sell is different from a contract to sell, है ना? यहाँ पे there was only an agreement to sell. इस केस में there was only an agreement to sell. It is not equal to contract to sell. ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट आएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में जो आने वाला है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? फ्यूचर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि आपका सेलर अक्वायर करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद में। तो पैसे तो पहले पे हो गए थे लेकिन वो बाद में होगा, तो इस केस में ही बताओ क्या होगा, जहाँ पे पैसे पहले पे हो गए, फ्लड की वजह से क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई, अभी तक ओनर चिप्स कंपनी नहीं बनी है, बिकॉज अभी तक सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल ही हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही कहाँ था, सिर्फ अग्रीमेंट ही तो हुआ था सेल करने का। द प्रॉपर्टी, द टाइटल ऑफ द गुड्स, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स वाज स्टिल विद
द फार्मर एंड नॉट विद द चिप्स कंपनी। ठीक है, तो इस केस में जो भी पैसे चिप्स कंपनी ने फार्मर को एडवांस में दे दिए थे, द फार्मर वुड बी एंटाइटल्ड टू गिव बैक द मनी टू द चिप्स कंपनी। आओ इसको यहां से भी वेरीफाई कर लेते हैं। Where under a contract of sale the property in goods is transferred, देखो ये रहा आपका contract of sale and agreement to sell becomes a sale when the time elapses or the conditions are fulfilled subject to which the property in the goods is transferred। समझ में आ गया? In the instant case it can be said that there was an agreement to sell between Ram Bilas Yadav and Anna Chips Company, and agreement to sell and not a sale because the goods under agreement was future goods। समझ में आ गया? Right. Hence Ram Bilas Yadav must return the price to Anna Chips Company। Correct है? Right. आएंगे अब हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज सौरभ। सौरभ परचेज इलेक्ट्रिक स्कूटर फॉर विवेक फॉर 5,000 ओनली ऑन गन पॉइंट। सौरभ ने क्या करा, विवेक के लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करा था गन पॉइंट पे, कोवर्शन। जैसे ही गन पॉइंट पड़ा दिमाग में क्या आ गया, कोवर्शन, है ना। Only Vivek decided to file the complaint and to avoid the contract on the basis of coercion applied against him by Saurabh. But before he could do that, Saurabh sold the scooter to Vinay, who had no idea about the situation. Again, Vinay here is the innocent buyer, है ना। Vivek sued Saurabh and Vinay for recovery of scooter. अब आप मुझे बताओ, क्या विवेक को, सौरभ को और विनय दोनों को सू करना चाहिए? विनय तो इनोसेंट बायर है ना, उसको क्या पता पीछे क्या घपला घोटाला क्या चल रहा है, उसके बारे में विनय को नहीं पता है, सौरभ को पता है। तो जो ये पर्सन है विवेक, ही कैन सू सौरभ, बट विनय जो है उसको सू नहीं किया जा सकता। समझ में आया? क्यों? क्योंकि विनय एक इनोसेंट बायर है। देखो by virtue of provisions of section 29 of SOGA, a buyer would acquire a good title to the goods sold to him by seller, है ना, because he is an innocent buyer. Innocent buyer. Now Vivek sued Saurabh and Vinay for the recovery of loss. Vivek cannot recover scooter from Vinay. However, Vivek may claim damages from Saurabh. तो स्कूटर तो देखो रिकवर नहीं हो सकता, विनय इनोसेंट बायर था, उसने गुड टाइटल ऑब्टेन करा है स्कूटर पे, लेकिन सौरभ से जरूर आप लोग क्या ऑब्टेन कर सकते हो, सौरभ से आप डैमेजेस जरूर क्लेम करवा सकते हैं। राइट, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is explain the legal rules of auction sale relating to the following points as per the provision of the Sale of Goods Act 1930। ठीक है, bid by seller with or without notification, bidder to retract from his। एक बात बताओ, bid by seller with or without notification के केस में क्या होगा? जहां पे भी सेलर ने नोटिफिकेशन जारी करी है वो रिजर्व करता है राइट खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करने का, या अपने बिहाफ पे किसी और पर्सन को अपॉइंट करने का जो उसमें पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन जहां पे नोटिफिकेशन नहीं गई है तो वो खुद से ये राइट रिजर्व नहीं करता है, वो बिना नोटिफाई करे, बिना दूसरों को बताए खुद ही जाके सारा ऑक्शन कंप्लीट करवा रहा है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। ठीक है, चलो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, बिड बाय द बिड टू रिट्रैक्ट फ्रॉम हिज बिड। कैन द बिडर रिट्रैक्ट फ्रॉम हिज बिड? यस, टिल द पॉइंट ऑफ फॉल ऑफ हैमर। जब तक आपका फॉल ऑफ हैमर होता है, फॉल ऑफ हैमर तक आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बिड को रिट्रैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपने बोली लगाई है आप उसको वापस ले सकते हैं जब तक ऑक्शन कंप्लीट फॉल ऑफ हैमर से नहीं होता तब तक। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रिटेंडिंग द बिडिंग। मतलब आपने अपने ही कुछ लोग बैठा रखे हैं जो वहां पे 2-4 लाख बोली को ऊपर करने के लिए बैठे हुए हैं, तो ये आप नहीं कर सकते हैं।
राइट, इट वुड बी voidable. ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है voidable at the option of the buyer. So pretended bidding के केस में it becomes voidable at the option of the buyer. राइट, ओके. चलो इसको यहाँ से भी एक बार देख लेते हैं क्या चल रहा है. बिड विद नोटिफिकेशन, अगर आपने नोटिफिकेशन दी है तो आप राइट रिजर्व करते हो, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने बिहाफ पे भी किसी से पार्टिसिपेट करवा सकते हो. एक्सप्रेसली रिजर्व्ड ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, जबकि बिड बाय विदाउट नोटिफिकेशन के केस में आप नहीं कर सकते हो. ठीक है. द सेलर टू बिड और टू एम्प्लॉय एनी पर्सन टू बिड एट सच सेल बाय द ऑक्शनियर. वही चीजें लिखी हुई है, पढ़ते जाओ समझ में आता जाएगा. बिडर टू रिट्रैक्ट फ्रॉम हिज बिड, यस, until the fall of hammer is complete. तब तक आप क्या कर सकते हो, अपने बिड को रिट्रैक्ट कर सकते हो. एंड इफेक्ट ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग, इफ द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस, आपकी सेल बन जाती है voidable एट द ऑप्शन ऑफ द बायर. जो भी खरीद रहा है उसकी मर्जी है अब वो आपसे वो चीज खरीदे या ना खरीदे. ओके, नाउ नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था सेकंड पार्ट में, एक बार मैं यहीं से क्वेश्चन बता देती हूँ ताकि हम यहीं से वेरीफाई कर ले. अगर रॉन्ग क्वांटिटी गुड्स की डिलीवर हो जाती है उस केस में क्या होता है. फॉर एग्जांपल आपने 3000 kgs बोला था, उन्होंने आपको 5000 kgs भिजवा दिए, यानी उन्होंने क्या करा, उन्होंने आपको लार्जर क्वांटिटी के गुड्स भिजवा दिया. इस केस में आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट में कितना लिखा था 3000 kgs, तो आप या तो 3000 kgs एक्सेप्ट करो, बाकी के रिजेक्ट कर दो, या फिर आप पूरे ही एक्सेप्ट कर सकते हो. लेकिन उस केस में आपको दोनों ही केस में सॉरी दोनों ही केस में जितने भी आप एक्सेप्ट करे हो ना गुड्स, आपको उसका प्राइस पे करना पड़ेगा. ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है यू हैव टू पे दैट एट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. You have to pay that at the contract price. Correct? Right. और अगर ऐसे ही सिमिलरली अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप कम सप्लाई कर रहे हो, जैसे 3000 kgs कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, आपने 2000 kgs ही भेजा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी आप या तो उतना एक्सेप्ट करके उतने के लिए पे कर दो एट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, या फिर आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो. ठीक है, और रिजेक्ट. राइट, ओके. यही चीज आपके यहाँ पे भी लिखी हुई है. अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर. ओके, अब देखो ये क्या बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 13, अमित एंड अजय स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ होलसेल ट्रेडिंग ऑफ शुगर. दोनों ने मिलकर होलसेलिंग का बिजनेस शुरू किया. एंड फॉर दिस पर्पस दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 3 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली. दोनों ने 3 लाख और 1 लाख कॉन्ट्रीब्यूट करा. और अब इन्होंने क्या बोला, पार्टनरशिप में इन्होंने बोला हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अग्रीमेंट में हमने लिखा ही नहीं है, देयर इज नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. राइट, अब इन्होंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे ना, इन लोगों को हो गया लॉस, बाद में इन लोगों को लॉस हो गया, हेवी रेन की वजह से शुगर खराब हो गई, लॉस हो गया. इन्होंने बोला क्योंकि हमने जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कुछ डिटरमिन नहीं करा था, कोई अग्रीमेंट नहीं था, तो हम लोग लॉस को भी उसी रेशियो में बांटेंगे जिस रेशियो में हमने कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया है फर्म के अंदर. इज दिस करेक्ट? आप मुझे खुद बताइए. देयर इज no relation between capital contribution and profit sharing ratio. कोई रिलेशन नहीं होता है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या तो जो अग्रीमेंट में लिखा हुआ है वो होगा फॉलो, या फिर अगर कुछ नहीं लिखा है तो प्रॉफिट शेयरिंग हो चाहे लॉस शेयरिंग हो, वो चीज इक्वली होती है. ठीक है, इक्वली आप उसको शेयर करते हो. और इस केस में जो हमारा केस है वहां पे कुछ भी अग्रीमेंट में नहीं लिखा था, तो लॉस आपका इक्वली बटेगा, ना कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन में. कैपिटल किसी ने कितना भी कंट्रीब्यूट करा हुआ हो, उसका पीएसआर या एलएसआर प्रॉफिट शेयरिंग या लॉस शेयरिंग से कोई रिलेशन नहीं है. समझ में आ गया? राइट. इसी को यहां से भी देख लेते हैं.
Partners are entitled to share equally the profits earned and so contribute equally to the losses sustained by the firm. और ये कैसे डिटर्मिन होता है? एज पर द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. इफ देर इज नो अग्रीमेंट, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली फॉर द फर्म्स बिजनेस एंड देर इज नो कनेक्शन बिटवीन द proportion in which the partners shall share the profits and the proportion in which they have contributed to the capital of the firm. In the instant case, Ajay wanted to contribute only 25% to the loss. That is, जितना मैंने capital contribute करा उतना ही मैं loss में हिस्सा दूंगा. ऐसा नहीं है, उसको equally loss को share करना पड़ेगा, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है that must share the loss equally. Ajay must share the loss equally. समझ में आ गया? Right. तो ये था हमारा profit sharing वाला question. Okay. हाँ, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड को-ओनरशिप एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, आप लोग खुद करेंगे होमवर्क के अंदर. क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं. स्टेट विद गिविंग द रीजंस वेदर द फॉलोइंग आर पार्टनरशिप्स एज पर द प्रोविजंस अंडर द एक्ट. ठीक है, देखो क्या क्या प्रोविजंस है. सबसे पहले हमने बोला एक्स वाई एंड जेड अग्री टू डिवाइड द प्रॉफिट्स इक्वली बट द लॉस इफ एनी इज टू बी बोर्न बाय एक्स अलोन. अब आप मुझे बताइए, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक असेंशियल फीचर होता है हमारे इसका? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एन असेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप, है ना? इट इज एन असेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, लॉस चाहे एक भी बंदा उठाए तो चलेगा, लेकिन प्रॉफिट सब लोगों में डिवाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना? ठीक है, तो उस केस में वो पार्टनरशिप हुआ ना, यही तो वो पूछ रहा था. दिस इज व्हाट ही वाज आस्किंग. X, Y and Z agree to divide the profits equally, but the loss if any is borne to be X alone. Yes, it is a valid case of partnership because profits बटना चाहिए सभी partners में, जो बट रहा है. Loss एक भी बंदा bear करे तो चलेगा. Right. Next ये क्या बोलता है? X, a publisher, agrees to publish a book at his expense written by Y and to pay Y half the net profit. Does this create a relationship of partnership between X and Y? बताएंगे. What is the prima facie test of partnership? Mutual agency. Mutual agency is the prima facie test of partnership, जो कि उस केस में नहीं थी. इसीलिए that is not a valid case of partnership. यहाँ से भी वेरीफाई कर लेते हैं. देखो, the sharing of profits is an essential feature of partnership. There can be no partnership where only one of the partners is entitled to the whole of the profits. Agreement to share loss is not an essential requirement. इसीलिए ये पार्टनरशिप था. अगले केस में क्या हुआ? Sharing of profit which is a prima facie evidence exists, but mutual agency तो X और Y में है ही नहीं, which is the essential element. तो ये आपका पार्टनरशिप नहीं है. समझ में आ गया? और एक लास्ट केस था जो हमारा बोलता था कि वो लोग दो लोग रेंटेड हाउस की रेंटल इनकम शेयर करते थे. क्या ये पार्टनरशिप है? हाउ कैन दैट बी अ पार्टनरशिप? वो तो को ओनरशिप हो गई ना. रेंट शेयर करना इज को ओनरशिप. इट इज नॉट पार्टनरशिप. ठीक है, राइट. ओके, चलो. Now we come to the next part, which is question number 16 about the registration procedure for partnership firm as prescribed. मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ. It is very simple. आपको क्या करना होता है? आपको सबसे पहले एक फर्म का प्रिस्क्राइब फॉर्म और फी ले जाके कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं, जैसे कि आपका फर्म का नाम क्या है, आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, अदर प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है. ये सारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप ले जाके ROC को सबमिट करवाते हैं. ROC उसको रजिस्टर ऑफ फर्म्स में डालता है और रजिस्टर ऑफ फर्म्स डालने के बाद में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देता है.
ठीक है, यही पूरा प्रोसेस है। इसको आप यहाँ से एक बार मैं इसको वेरीफाई करवा देती हूँ, आप देख लो, पूरा यही प्रोसेस है ना। क्या करना है, कुछ भी नहीं, प्लेस ऑफ बिजनेस विद द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड द प्रिस्क्राइब्ड फी, आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेके आरओसी के पास में जाएंगे, उसको सबमिट करवाएंगे और यही करके आपका रजिस्ट्रेशन 58 और 59 सेक्शन में कंप्लीट हो जाएगा। वो आरओसी इसको देखेगा, एंट्री करेगा इन द स्टेटमेंट कॉल्ड द रजिस्टर ऑफ फर्म्स एंड ही शैल देन फाइल अ स्टेटमेंट एंड रजिस्ट्रेशन इज टू बी डीम्ड कंप्लीटेड एज सून एज द एप्लीकेशन। जैसे ही आप एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्म और फी के साथ सबमिट करोगे ना, तभी ये मान लिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। करेक्ट है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is 17. Referring to the provisions of the LLP Act 2008, answer the following. Under what circumstances a limited liability partnership is compulsorily required to change its name? अब मुझे बताओ कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कंपल्सरली चेंज करना पड़ता है नाम। या तो आपका नाम टू क्लोजली रिजेंबल करता है किसी और पार्ट LLP के नाम से, या फिर आपका ट्रेडमार्क टू क्लोजली रिजेंबल करता है किसी और के नाम से, या फिर आपने अपने नाम में क्या रखा हुआ है, क्राउन, रॉयल, किंग, क्वीन, ऐसे आपने कुछ वर्ड्स रखे हुए। इन सभी केसेस में आपको क्या करना पड़ता है, LLP को अपना नाम चेंज करवाना पड़ता है ना। देखो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, या तो आपका नाम जो है वो किसी LLP से क्लोजली रिजेंबल करता है या ट्रेडमार्क पे रिजेंबल करता है, या फिर आपने क्या करा हुआ है, आपने अपना क्राउन, क्वीन, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इस केस में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बोलेगी, 3 महीने का टाइम देगी कि देखो 3 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच डायरेक्शन प्लीज अपने नाम को चेंज करवा लो। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, राइट, ओके। और जहाँ पे वो ऐसा कर देती है उसके 15 दिनों के अंदर अंदर LLP को क्या करना होगा, where LLP changes its name or obtains a new name, it shall within a period of 15 days from the date of such change give notice of the change to registrar along with the order of the central government, who shall carry out the necessary changes in the certificate of incorporation, and within 30 days of such change in the certificate, LLP shall change its name in the LLP agreement also. Okay, okay, चलो next. Explain the compliance requirements, वो हमने कर दिया. What do you mean by a small limited liability partnership? अभी small limited liability partnership का क्या मतलब होता है, देखो small limited liability partnership जो होती है ना, उसमें हम लोग 2 चीज़ें देखते हैं। एक है हमारा कंट्रीब्यूशन जो कि 25 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए, और दूसरा है हमारा टर्नओवर जो कि हमारा 40 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारी इस केस में आ जाती हैं। क्या क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन और टर्नओवर। कंट्रीब्यूशन 25 लाख एक्सीड नहीं करना चाहिए और टर्नओवर 40 लाख एक्सीड नहीं करना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि हम हैं एक स्मॉल LLP। और ये आपका क्या देखा जाता है, ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाती हैं आपके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं। ओके, अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 18, रतन मिल्क इंडिया लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी और 1 जनवरी 2023 को ये कंपनी बनी थी। ऑन दिस डेट शर्मन वाज अपॉइंटेड एज अ लीगल एडवाइजर ऑफ द कंपनी, और उसको बोला गया था कि हम तुमको नहीं निकालेंगे 31 मार्च 2027 तक। बट कंपनी को वो नहीं पसंद आया होगा, कंपनी ने उससे पहले ही शर्मन को किक आउट कर दिया। कंपनी ने बोला जाओ, ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2024 अ स्पेशल रेजोल्यूशन वाज पास फॉर द ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड शर्मन वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कंपनी। मिस्टर शर्मन फाइल्ड द सूट अगेंस्ट रतन कि हमको आपने कैसे निकाल दिया, जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में तो लिखा था कि मैं 2027 तक आपका लीगल एडवाइजर बना रहूंगा। कितना बेवकूफ है ये, आप मुझे बताइए, क्या कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अमेंड कर सकती है? यस, ऑफ कोर्स एक कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अमेंड कर सकती है, तो इसमें कंपनी गलत नहीं है, कंपनी बिल्कुल सही है, नॉर्मल प्रोसेस है। कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करके शर्मन को कंपनी से बाहर निकाल सकती है। जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है हमारा चार्टर, राइट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो हमारा चार्टर होता है, वैसे ही जो हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो हमारे कंपनी के बायलॉज होते हैं जो चेंज हो सकते हैं, जो चेंज हो सकते हैं बाद में। ठीक है, ओके। So on the basis of the above provisions of law, facts of the case,
आप कर सकते हो. कंपनी हैड द राइट टू रिमूव हिम बाय मेकिंग एन ऑल्टरेशन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ओके, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल एज पर कंपनीज एक्ट. हमें पता है कितने तरीके के शेयर कैपिटल होते हैं. एक होता है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल भी दो तरीके का हो जाता है. एक हो गया विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, एक हो गया नॉर्मल. डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के केस में क्या होता है, आपको कुछ स्पेशल राइट्स मिलते हैं कंपनी के वोटिंग में. जब भी आपका कोई डिस्कशन होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह पास करना होगा, आपको स्पेशल राइट्स मिलेंगे. दैट इज इन केस ऑफ डीवीआर. एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में आपको प्रेफरेंस मिलता है इन केस ऑफ रीपेमेंट ऑफ इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड. In case of payment of dividend and repayment of capital in case of winding up of the company. This is in case of winding up of the company. लो यहाँ से वेरीफाई कर लो. Equity share capital with voting rights or with differential voting rights as to dividend voting or otherwise. Preference share capital, payment of dividend, repayment of capital in case of winding up of the company. वही चीजें पूरी डिटेल में लिखी हुई हैं, पढ़ लेना. ओके, चलो अब हमारा आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का क्वेश्चन नंबर 21, जो कि बोलता है प्रियांश ने गुड्स परचेज किए सुमित से और ही इशूड अ चेक टू सुमित ऑन द सेल प्राइस on 14th of June 2023. Sumit presented the check in his bank and his bank informed him on 19th of June that the check was returned unpaid due to insufficiency of funds. Funds ना होने की वजह से ऐसा हुआ. अब आप मुझे बताओ, जब भी insufficiency of funds की वजह से आपका जो चेक है वो डिसऑनर होता है तो उसको क्या ऑफेंस माना जाता है? यस, ये हमने कहाँ पढ़ा है? सेक्शन नंबर 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में हमने यही चीज पढ़ी हुई है. और उस केस में होता क्या है? सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ठीक है, इसमें क्या होता है? अगर आपका जो चेक है वो डिसऑनर हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, ठीक है, ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, तो उसको ऑफेंस माना गया है, ठीक है, और आपको 2 सालों का इम्प्रिजनमेंट होता है, ठीक है, 2 years इम्प्रिजनमेंट. टू years इम्प्रिजनमेंट और 2x द अमाउंट ऑफ the amount that was there in the check. या फिर दोनों भी चीजें हो सकती हैं, बोथ, ठीक है, दोनों चीजें भी आपकी इस केस में हो सकती हैं. इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स ऑफेंस, या फिर 2 years imprisonment, 2x ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक, और बोथ. ये आपका होता है पनिशमेंट इन केस आपका चेक डिसऑनर हो गया है उस केस में, ठीक है. अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. Sumit sued against Priyansh under section 138 of the NI Act, state with reasons कि क्या उसका सूट मेंटेनेबल है या नहीं. तो मुझे एक बात बताओ, आपको क्या करना होता है? चेक को प्रेजेंट करना होता है या तो 3 months के अंदर या जो भी ड्यू डेट है उसके आसपास जो आपको लिखा हुआ है वहां तक आपको प्रेजेंट करना होता है. इसने तो आपका चेक जो है बड़ी जल्दी ये प्रेजेंट कर दिया था, जब मिला था उसने प्रेजेंट कर दिया था. उसके एक अब क्या होगा, सुमित क्या डायरेक्टली सू कर सकता है और डायरेक्टली ये जो मैंने लिखा है ये सब कर सकता है? नहीं, सुमित के नॉट डायरेक्टली सू दिस पर्सन जिसका इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स की वजह से उसका पैसे नहीं आए सुमित के पास में. ही कैन नॉट डायरेक्टली सू हिम. फर्स्ट ही हैज टू गिव हिम अ पीरियड ऑफ 30 days. 30 days तक सुमित को क्या करना पड़ेगा? एक नोटिस देना पड़ेगा, और उसके नोटिस सबमिट करने के बाद अगले 15 दिनों तक वो पैसा अभी भी सुमित को दे सकता है. अगर वो फिर भी पैसा नहीं देता है तो उस केस में ही कैन गो एंड सू द पर्सन.
राइट आपको इसको यहाँ से भी वेरीफाई करवा देती हूँ. By the virtue of section 138 of the Negotiable Instruments Act where the check was issued, ये सब वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई है ना. 2x of the amount of check. अब ये देखो कब किया जाता है. Check has to be presented within 3 months or validity period of the check whichever is earlier and 30 days दिए जाएंगे कि भाई सू हम तुम्हें डायरेक्टली नहीं कर रहे, तुमको 30 दिन दिए गए हैं, 30 दिन दिए गए हैं नोटिस देने के लिए. होल्डर जो है उसको 30 दिन का टाइम दिया है कि तुम जो हो उस पर्सन को 30 दिन के अंदर एक नोटिस सबमिट कर दो कि मुझे अभी भी पैसे दे दे, मैं तेरे को सू नहीं करूँगा. उस 30 डेज के कंप्लीशन के अगले 15 दिन में उसको क्या करना पड़ेगा, मेक गुड करना पड़ेगा. अगर तभी भी पैसे उसने पे नहीं करे तो उस केस में ही कैन सू this person. In the instant case for filing the suit, Sumit should have to make a demand for payment. देखो, by giving a notice in writing to Priyansh up to 18 July, that is 30 दिन के अंदर. In case Priyansh fails in making the payment within 15 days of the receipt, Sumit could sue under section 138. Okay, चलो. अब आता है हमारा last question, which is question number 22. ये भी हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का ही क्वेश्चन है कि अ प्रॉमिसरी नोट पेबल एट अ सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट must be presented to the maker thereof for payment. Under which scenarios presentment for payment is not necessary? ऐसा कौन सा सिनेरियो है जहाँ पे आपको पे करने की, प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है? Is not necessary and the instrument is dishonored at the due date for presentment according to the provisions of the Negotiable Instruments Act. अब देखो हमने ऐसे बहुत सारे 5-6 कुछ केसेस थे जहाँ पे हमने पढ़ा था, 5-6 पॉइंट्स थे कि किन किन केसेस में हमको प्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं होती है. देखो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं. नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी एंड द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड एट द ड्यू डेट. मतलब प्रेजेंट नहीं किया बट वो डिसऑनर हो जाएगा ड्यू डेट के टाइम पर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस. कौन कौन सा केस? इफ द मेकर, ड्रॉई और एक्सेप्टर इंटेंशनली प्रिवेंट्स द प्रेजेंटमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. यानी कि इन तीनों में से कोई भी लोग, या तो मेकर या ड्रॉई या एक्सेप्टर, क्या कर रहा है? इंटेंशनली प्रिवेंट कर रहा है कि आप प्रेजेंट ना कर पाओ, जानबूझ के प्रिवेंट कर रहे हैं कि आप उस इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट ना कर पाओ. एक तो उस केस में, ठीक है. दूसरा, इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेबल एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां पे इंस्ट्रूमेंट पेबल था वो जगह ही बंद है, क्लोज्ड है. ओके, ही क्लोजेस सच प्लेस ऑन द बिजनेस डे ड्यूरिंग द यूजुअल. मतलब जो नॉर्मली खुली रहती है वो उस दिन बंद है, ठीक है. उस केस में हमारा जो है ये हो जाता है. और किस केस में होता है? If the instrument being payable at some other specified place, neither he nor any person, कहीं और प्रेजेंट करना था, ना तो वहां कोई गया, ना ही वो इंस्ट्रूमेंट वहां जाके प्रेजेंट हुआ, ठीक है. ये भी इंटेंशनल हो गया. Neither he nor any person authorized to pay attend such place during the usual business hours. वहां पे भी कोई नहीं था, मतलब प्रेजेंट हो ही नहीं रहा. आप देख रहे हो, कुछ भी कर लो आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो. एंड इफ द इंस्ट्रूमेंट नॉट बीइंग पेबल एट एनी स्पेसिफाइड प्लेस, ही कैन नॉट आफ्टर ड्यू सर्च बी फाउंड. वो बंदा ही नहीं मिल रहा है, वो गायब हो चुका है, बहुत ढूंढ लिया, यू कैन नॉट फाइंड द पर्सन. तो इस केस में भी हो जाएगा. और एज अगेंस्ट द पार्टी सॉट टू बी चार्ज देयर विद इफ ही हैज एंगेज्ड टू पे नॉट विद स्टैंडिंग नॉन प्रेजेंटमेंट. उसने खुद ही से बोल दिया है कि मैं तो प्रेजेंट नहीं करने वाला. एंड एज अगेंस्ट एनी पार्टी मेच्योरिटी के बाद में उसको नॉलेज भी है कि जो है इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट नहीं हुआ है, ही मेक्स पार्ट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट. या तो उसने पार्ट पेमेंट कर दिया, ठीक है, या फिर उसने प्रॉमिस टू पे कर दिया द अमाउंट देयर ऑन, कि मैं या तो पार्ट में दे देता हूँ या फुल में देता हूँ, या फिर अदरवाइज वेव्स हिज राइट to take advantage of any default in the presentation of the payment. इन सभी केसेस में हमारा प्रेजेंटमेंट का इशू जो है वो बन जाएगा. ओके, so with this we have completed the complete RTP
आप लोग इसको रिवाइज करना ज़रूर से, और कुछ क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना। और मैंने थोड़ा शॉर्ट रखा था, पूरा डिटेल लिख लिख के नहीं करवाया, मेन पॉइंट्स जो थे आंसर्स के क्रक्स वो मैंने आपको दिए हैं। आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।